कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है न्यूटन का, लॉ ऑफ इनर्शिया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये दोनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बताते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब कोई फोर्स अप्लाई होता है तब उस बॉडी का मोशन उसके अकॉर्डिंग में कैसे चेंज होता है। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है। डिफरेंस बस यही है कि ये जो फोर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में लगता है। अभी तक हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी चेयर का एग्जांपल दिया, रॉकेट का एग्जांपल दिया, बलून में आप हवा भरते हैं, बलून को आप छोड़ते हैं तो बलून का हवा पीछे निकलता है। उस बलून के हवा के पीछे निकलने के कारण, अगर मान लीजिए ये बलून है, इससे हवा क्या निकलता है, इससे हवा पीछे की डायरेक्शन में निकलता है। बलून कहाँ भागता है? आगे की तरफ, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, दुनिया भर के एग्जांपल हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे काम करता है। आप जब चलते हैं तो आप अपना पैर क्या करते हैं? आप अपना पैर जमीन पे रखते हैं, जमीन पे आप नीचे फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, है ना। जमीन पे आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तभी तो आप आगे चल पाते हैं। ये एप्लीकेशन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। आप नाव से उतरते हैं या स्केट बोर्ड पे आप खड़े हैं या कोई भी एग्जांपल, आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आप बॉल, सबसे बेस्ट क्रिकेट सब खेलते हैं, आप बॉल को फेंक के मारिए, बॉल आपके पास वापस आएगा, उसी फोर्स से आएगा जितने फोर्स से आपने बॉल को फेंका हुआ है। ये क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है जो आपको ध्यान में रखना है, ये कि मैग्नीट्यूड सेम होगा और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा। यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन है, अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो भी सेम होगा। ये सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है किस पे? मास पे। ए डिपेंड्स ऑन मास। अब जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, वो छोटे से बॉल से टकराता है 5 न्यूटन के फोर्स के साथ, तो ये इस पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा इस छोटे बॉल पे, ये छोटा बॉल भी इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन ये छोटा बॉल ढुलक के आगे चले जाएगा, ये बड़ा वाला बॉल नहीं आएगा पीछे। क्यों? क्योंकि इसका मास क्या है? ज्यादा है। तो जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन होने की संभावना उतनी ही कम होती चली जाती है। लास्ट वीडियो में देखा था, अपने लास्ट क्लास में देखा था ना, कि अमाउंट ऑफ फोर्स सिमिलर होने के बावजूद एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए आप फुटबॉल को किक करते हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन से आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल भी आपके ऊपर वापस 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन जब आप किक करते हैं तो फुटबॉल बहुत दूर चला जाता है, लेकिन वही 10 न्यूटन का फोर्स जब फुटबॉल आप पे लगाते हैं तो आप नहीं उड़ के पीछे चले जाते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि आपके बॉडी का मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल का मास छोटा है इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन जल्दी पैदा हो जाता है, और आपके अंदर मास बहुत ज्यादा है इसलिए आपके अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। अगर आपका मास भी फुटबॉल के मास जितना होता तो जितनी दूरी फुटबॉल तय करती उतनी ही दूरी आप भी तय करते अपोजिट डायरेक्शन में। यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। बहुत सारे लोग, कॉन्सेप्ट देखो यही है, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछ लेंगे
कि अगर आपने किसी चीज को हिट किया तो उस चीज ने आपको वापस हिट किया सेम फोर्स के साथ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यही कहता है कि जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स उधर से वो भी लगाएगा। तो जब आपने किक किया फुटबॉल को तो फुटबॉल ने भी आपको उतने फोर्स के साथ आपको रिएक्शन दिया, तो आप क्यों नहीं उड़ के चले गए गोल पोस्ट में? बॉल क्यों गया गोल पोस्ट में? इसीलिए क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है। जब भी दो बॉडी टकराएगी, देखो कॉलिजन जो थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ते हैं ना क्लास 9 में, या कॉलिजन जो है ये इसी से पैदा हुआ है, इसी से जन्म हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। हम आगे भी देखेंगे। जैसे बंदूक लेते हो, बंदूक के गोली में क्या है? बुलेट का मास कितना होगा? 5 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है। बंदूक का मास कितना होता है? 5 केजी 7 केजी 10 केजी, ठीक। अब बुलेट ने जब फायर किया तो बुलेट ने उस पर फोर्स लगाया, गन ने उस पर फोर्स लगाया, तो बुलेट एक्सीलरेट हो गई बहुत स्पीड से। गन भी, बुलेट भी उतना ही रिकॉइल देती है ना, रिकॉइल वेलोसिटी जो होती है जो हम निकालते हैं, बुलेट भी इस पे फोर्स लगा रही है, तभी तो आपको झटका लगता है। लेकिन चूंकि बंदूक का मास बहुत ज्यादा है इसलिए बंदूक के अंदर एक्सीलरेशन नहीं पैदा होता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम पैदा होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है, बट अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन मास। जिस बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मास एक्सीलरेशन उतना कम, जितना कम मास एक्सीलरेशन उतना ही ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहां से आगे चलते हैं। इसी का इस्तेमाल करके अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखेंगे। कंजर्वेशन का मतलब मोमेंटम को बचाना नहीं है। बाय कंजर्वेशन आई मीन, कंजर्वेशन का मतलब है अनचेंज्ड होना, ठीक है, अनचेंज या फिर कांस्टेंट। मान लीजिए एक गाड़ी है, उसका कुछ मास है, वो किसी वेलोसिटी से जा रही है, उसी रास्ते पे एक दूसरी गाड़ी है, उसका भी कुछ मास है, वो भी किसी वेलोसिटी से बेचारी जा रही है, दोनों सेम पाथ में है, लेकिन इसका वेलोसिटी जो है वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, इसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों में क्या हो जाएगा? कॉलिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलिजन। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसको मिला दीजिए कॉलिजन में, तब जन्म होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। जब दो बॉडी है जा रही है सेम स्ट्रेट लाइन में और दोनों के बीच जब कॉलिजन होगा तो ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब ये दोनों टकराएंगे ना, तो टकराने से पहले का जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास इनटू वेलोसिटी प्लस इसका मास इनटू वेलोसिटी जो भी है, इसका भी न्यूटन 13, इसका भी 13, मोमेंटम दोनों का क्या है? 13 आ रहा है। यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कोलिजन से पहले किसी बॉडी का जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, कोलिजन के बाद भी यानी अनचेंज्ड रहेगा। इसको अगर और सिंपलर लैंग्वेज में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम लॉस्ट बार है कि नहीं? एक बॉडी ने जितना मोमेंटम लूज किया दूसरा बॉडी उतना ही मोमेंटम गेन कर लेता है। तो 10 दोनों का जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, एक सिस्टम हो गया ना, कोलिजन से पहले का एक सिस्टम, कोलिजन के बाद का एक सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। मोमेंटम लॉस्ट इज इक्वल टू मोमेंटम गेन, लेकिन अब देखिए और F2 है, इसको पकड़िए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? अच्छा एक सेकंड, फोर्स लगेगा। मान लीजिए एक बॉडी है तो दूसरे बॉडी से जब टकराएगी, एक बॉडी जब दूसरे बॉडी से टकराएगी तो उनके बीच में जो टकराव का कांटेक्ट है वो कुछ समय के लिए होगा, बेशक वो 0.1 सेकंड के लिए हो, ठीक है, 0.1 माइक्रो सेकंड के लिए, कितने भी टाइम के लिए, कुछ तो टाइम के लिए होगा, और जितने टाइम के लिए इससे टकराएगी उतने टाइम के लिए इससे भी टकराएगी, यानी टी दोनों बॉडी का होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आगे लेते हैं, F1 * T1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -F2 * T2, ठीक है। अब आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है कि Ft इक्वल टू क्या होता है? P, मोमेंटम है ना, इंपल्स बताया था ना, Ft इज इंपल्स, P फॉर मोमेंटम यानी इंपल्स इज मोमेंटम। अब यहां से देखिए मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो जो आपका फोर्स है, अब जैसे दो बॉडी है, एक बॉडी का मास होगा, ठीक है, मोमेंटम पे आते हैं, एक बॉडी का मास होगा, उसका क्या होगा? m1 v1, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी
प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है, क्लियर, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, है ना। ये तो कह रहा है दिस इक्वल्स टू दिस इज इक्वल टू माइनस m2 v2। सबसे सिंपल में अगर ये देखें तो ये है कि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी। दोनों का जो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। पूरे सिस्टम का बता रहा हूं, पूरे सिस्टम का मोमेंटम ऑफ पूरा सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन पूरा सिस्टम, ठीक है। ये अलग अलग बॉडी का नहीं, अलग अलग बॉडी का आप यहां देख सकते हैं। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मास ऑफ सेकंड बॉडी प्लस इनिशियल स्पीड ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू मास यानी मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है, इस तरीके से। अब ये इसलिए क्योंकि Ft इक्वल टू P हो गया। P इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। यहां से ये सारा निकल के आया, ठीक है, कहां से निकल के आया, यहां से निकल के आया, क्योंकि m इक्वल टू क्या है, m कांस्टेंट, v इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो m ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v माइनस v अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यही होगा, ठीक है। यहां से फिर हमने कैरी किया इसको और यहां से ये आया, फिर यहां से इस सिंपलर वर्ड में हमने इसको जन्म दिया।